हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संसद, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, और जो समितियाँ हैं, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ये बच जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले तक मैंने उपराष्ट्रपति तक कवर करवा दिया है, क्योंकि ये संविधान का क्विक रिवीजन है और हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट रिवीजन करना है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है तो मैं सारे टॉपिक फिर से अच्छी डिटेल से कवर करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक संसद। तो आपको संसद से क्या क्या याद रखना है कि ये भाग 5 में है, ठीक है। हम केंद्र के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। भाग पाँच, ठीक है। अनुच्छेद 79 से 122, ठीक है, 79 से 122 में है। हमारे भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। द्विसदनी मतलब 2 सदन है। आपको लोकसभा भी देखने को मिलेगा, राज्यसभा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या याद रखना है, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी सदन है, ठीक है। संसद क्या है, भारत का सर्वोच्च विधायी सदन है। तो संसद से रिलेटेड ये चारों पांचों चीज़ें आप याद रखेंगे। और आगे देखते हैं कि संसद का गठन, हमारा संविधान क्या कहता है। तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है कि संसद जो है 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बनता है। 3 प्रमुख अंग आपको याद रखने हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वाले लेक्चर में भी मैंने इसको बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 79 कहता है कि जो संसद है वह 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बनेगी। जो होगा राज्यसभा, जिसको उच्च सदन या अपर हाउस बोलते हैं, इसका आर्टिकल 80 है, ठीक है। और लोकसभा 81, आर्टिकल इसका 81 है, इसे निम्न सदन भी बोलते हैं, यानी लोअर हाउस, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रपति तीसरा, ठीक है। तो ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। संसद के अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद की संरचना देखते हैं, तो इसे हम डिफरेंस टेबल के हिसाब से देखेंगे, ताकि राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो राज्यसभा, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। हमारे भारत संघ में जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्यसभा, अपर सदन, ठीक है, उच्च सदन। और लोकसभा क्या करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है, लोगों की सभा है ना, लोकसभा, ठीक है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। राज्यसभा राज्यों का, लोकसभा जनता का, ठीक है। आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250, ठीक है। मैक्सिमम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है, 245, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, 245। और इस 245 में 233 जो है वह निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है। 233 निर्वाचित होकर आते हैं और बाकी के 12 बच्चे जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या करके आते हैं, मनोनीत होकर आते हैं। किस क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, तो ये होते खेल से, समाज सेवा से, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, कला में, साहित्य में, तो उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैंने बताया कि 233 सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर आ रहे हैं। तो ये देखना है कि हमारे भारत में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है ना। तो राज्यों से कितने हो रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो रहे हैं। तो जो जम्मू कश्मीर है अब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो उसके बाद ये तो बदल गया है ना, पहले कुछ और था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वो राज्य नहीं रहा। तो अब आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। राज्य से 225 और केंद्र शासित प्रदेश से 8, 1 पांडिचेरी से, 3 दिल्ली से और 4 जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका राज्यसभा। अब लोकसभा के बारे में बताती हूँ कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552, ठीक है, 552 हो सकती है। वर्तमान में कितने हैं, 543।
जब एंग्लो इंडियन वाला हटा दिया गया ना, एंग्लो इंडियन वाला अब नहीं रहा, ठीक है, अब सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही रहेंगे। तो जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता था दो, तो उससे क्या हो गए थे 545, लेकिन अब तो नहीं करता ना, इसलिए अब वर्तमान में कितने हैं 543। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 552, वर्तमान में कितने हैं 543। राज्यों से कितने होंगे 524, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे 19, ठीक है। अब मनोनीत कोई नहीं होगा, ठीक है, निर्वाचित ही होंगे। तो 524 के बाजू में ब्रैकेट में 530 लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस समय राज्यों से 530 आते थे, पर अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहाँ से जो 6 थे ना लोकसभा सीट, वो कहाँ गए, अब केंद्र वाले में आ गई, है ना। तो राज्य से कितना याद रखना है आपको 524, और केंद्र से 19, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं सदनों की अवधि, ठीक है, ये भी एक साथ कंपेयर करके देखेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल, अगर आपसे पूछे एग्जाम हॉल में कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको 6 वर्ष नहीं लगाना है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। इसकी ये कभी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा विघटित हो जाती है ना, वैसे राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। मैं बताऊंगी इसका रीज़न क्या है आपको, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो 1/3 मेंबर होंगे ना, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। जितनी भी सदस्य संख्या होगी उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और जैसे रिटायर होते हैं उनका फिर चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का। इसलिए जो बचे हुए सदस्य हैं वो तो राज्यसभा में कार्य कर रहे हैं ना, वो तो हैं, 1/3 बस रिटायर हो रहे हैं, 1/3 का निर्वाचन हो रहा है, बाकी तो बचे हुए हैं। इसलिए राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, और ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का नहीं बोल रही हूँ मैं, लोकसभा का कार्यकाल, क्योंकि मान लो किसी क्षेत्र में किसी भी कारण से किसी भी लोकसभा सदस्य की जो सीट है वो रिक्त हो जाती है, चाहे मृत्यु से हो, त्यागपत्र से हो, कैसे भी हो, है ना। तो वहाँ पर जब उपचुनाव कराया जाता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। जितना कार्यकाल लोकसभा का बचा होगा उतने कार्यकाल के लिए वह नियुक्त होगा, मतलब आएगा चुनकर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग की जा सकती है। कौन करेगा इसे, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। वो आधार कुछ भी हो सकता है, जो, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अभी बताती हूँ मैं आपको आपातकाल की स्थिति में भी, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने को है या हो चुका है, और वहाँ पर क्या लगा है, हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ है। तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ओके। और अगर मान लीजिए आपातकाल खत्म हो गया, ठीक है, और नया चुनाव नहीं हुआ है, तो भी आपातकाल खत्म होते ही मैक्सिमम 6 माह तक सिर्फ लोकसभा का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद उससे पहले उनको चुनाव करना ही होगा, 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। संसद के सदस्यों की योग्यता देखें तो राज्यसभा और लोकसभा के सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार भारत का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, मतदाता भी होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों में है। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ये भी दोनों में है, ठीक है। अब अंतर क्या है, तो राज्यसभा को याद रखिए ये उच्च सदन है, इसलिए इसकी आयु भी उच्च होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना है 30 वर्ष, और लोकसभा निम्न सदन है, इसलिए राज्यसभा से कम होगी इसकी आयु, है ना, निम्न सदन है, ऐसा याद रखिएगा आप, ठीक है। तो न्यूनतम आयु इसकी 25 वर्ष, बस यही फर्क है, राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं चुनाव या निर्वाचक मंडल, कैसे चुनाव होता है राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसे जनता सीधे नहीं चुनती, ठीक है। जिसे जनता सीधे नहीं चुनती उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती।
हम जाते हैं कि राज्यसभा का वोट डालने के लिए? नहीं जाते ना, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, इसलिए ये चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष है। संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभा है ना, जो जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, राज्यों में विधानसभा है, वो क्या करते हैं? विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो वोट डालते हैं किसमें? राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में, ठीक है। और इसका भी चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। ये हम राष्ट्रपति के में भी पढ़ चुके हैं और मैंने वहाँ डील किया अच्छे से कि क्या होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, मैंने वहाँ अच्छे से डील किया। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने वहाँ बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है ना। ये सब तो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, लेकिन वहाँ गुप्त मतदान होता है। आपको ये याद रखना है, राज्यसभा में गुप्त मतदान नहीं होता है, खुला मतदान होता है, ठीक है, खुला मतदान होता है। तो आप राज्यसभा का आपको चुनाव समझ में आया होगा, ठीक है। लोकसभा के बारे में बताते हैं। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता सीधे वोट करती है, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, वही वोट डालते हैं, ठीक है। वोट डालने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, नागरिक होना चाहिए। कोई भी आके वोट डाल दिया, विदेश से आके डाल दिया, ऐसा नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 326 याद रखेंगे, ठीक है। इसके अनुसार दिमागी रूप से बीमार नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? दिमागी रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। ऐसा पीएससी में पूछा था कि कौन सा आर्टिकल निर्वाचन से रिलेटेड है करके, मतदाता से रिलेटेड है, तो यही था, है ना, 326 याद रखेंगे आप, ओके। चलिए आगे देखते हैं। शपथ, तो इनको शपथ कौन दिलाता है, कैसी शपथ लेते हैं उसके बारे में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। और जो इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो राज्यसभा से संबंधित हो, ठीक है। ये राज्यसभा के केस में हो गया। लोकसभा के केस में क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति ने जैसे प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दिया, फिर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति, और जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? तो जब पहली बार चुनाव होता है, लोकसभा चुनकर आती है, तो आते ही लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता है ना। तो उस समय क्या होता है, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, जो उम्र में सबसे सीनियर होता है, उसको क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण वगैरह होता है और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रोटेम स्पीकर, ओके। वेतन और भत्ते, तो दोनों राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदस्य जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, ठीक है। वेतन का निर्धारण संसद करती है, और ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित होता है, क्योंकि ये क्विक रीजन है, इसलिए हमको हर चीज़ का डिटेल यहाँ पे अभी नहीं कर सकते, है ना। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम सामने ही है आपके, मंडी निरीक्षक का हो या कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो, जब भी आपको देखना हो आप इसे देखेंगे, तुरंत सब आपको रिकॉल हो जाएगा। डिटेल वाली क्लास अलग से फिर से चलेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पदों की रिक्तता की स्थिति, है ना। तो कैसे कैसे स्थिति में राज्यसभा या लोकसभा का पद रिक्त हो सकता है? तो आपको मैं बता दूँ कि दोहरी सदस्यता की स्थिति में पद रिक्त होगा। क्या है दोहरी सदस्यता? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो भी दोहरी सदस्यता अगर धारण करता है तो सामने वाले का क्या होगा? पद रिक्त हो जाएगा। कैसे कैसे केस में होगा? जैसे यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 2 सीटों पर चुनाव लड़ता है और दोनों में जीत जाता है, ठीक है, दोनों में जीत जाता है, तो उसे एक सीट छोड़ना होगा। उसे बताना होगा कि वो कौन से सीट पे बने रहना चाहता है और कौन सी सीट छोड़ना चाहता है। एक पर्टिकुलर डेज दे देगा कि इतने दिन में मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर उतने दिन में वो नहीं बताया तो उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक को बता दिया तो दूसरी सीट रिक्त हो जाएगी, ठीक है। और कैसे होगा? यदि कोई व्यक्ति है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में निर्वाचित हो जाता है, ठीक है, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, राज्यसभा का भी चुनाव लड़ा, दोनों में निर्वाचित हो गया, तो उसे 10 दिन के भीतर बताना होगा कि वह कौन से सदन का सीट रखना चाहता है।
नहीं तो उसका राज्यसभा से जो सीट होगा वो रिक्त हो जाएगा, लोकसभा वाला रहेगा, लोकसभा वाला रहेगा, राज्यसभा वाला रिक्त हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाता है तो उसका सदन से जो सीट है वो रिक्त हो जाएगा, है ना। तो दोहरी सदस्यता के ऊपर और बहुत सारे क्लॉसेस हैं, वो हम मेंस में पढ़ेंगे, है ना। मेंस का या ऐसा जब डिटेलिंग वाला पढ़ेंगे ना कॉन्स्टी, क्योंकि कॉन्स्टी इतना बड़ा है ना कि आप 7-8 लेक्चर में ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। तो उसको जब डिटेल से हम फिर से कॉन्स्टी अगेन पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी आपका क्विक रिवीजन है, आपको याद रखना है कि पदों की रिक्तता कैसे होगी। अगर दोहरी सदस्यता ले लेता है तो पद रिक्त हो जाएगा अनुपस्थिति के आधार पर, यानी अगर कोई सदस्य जो सदस्य है पीठासीन अधिकारी को बिना बताए, बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, किसी भी बैठक में भाग नहीं लेता, 60 डेज 2 मंथ, है ना, एब्सेंट रहता है, तो क्या होगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारी उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। ठीक है, अयोग्यता के आधार पर या दल बदल की स्थिति में, अगर मान लो कोई लाभ का पद धारण कर लेता है या जो भी अयोग्यता है, जो दिवालिया हो गया, कुछ हो गया, है ना, इस कंडीशन में भी उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और दल बदल कानून जो है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे संविधान संशोधन में। दल बदल कानून के तहत जो स्पीकर है उसको क्या कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है, रिक्त हो सकता है। ठीक है, सांसद का पद। ठीक है, या एक कंडीशन ये है, खुद से पद त्याग दे। ठीक है, या अचानक से उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, पद रिक्त हो जाएगा। अध्यक्षता के बारे में देखते हैं। ठीक है, अध्यक्षता तो राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है, सभापति, राज्यसभा का सभापति। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो मैंने आपको वो कार्यकाल बताया था ना, उसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो वहाँ का सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। इसलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ये भूल वहाँ पर नहीं बता पाई थी, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो सभापति नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा, सभापति नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा, उपसभापति। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन। अब लोकसभा के केस में देखें तो लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है, लोकसभा की जब मीटिंग होती है तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष। ठीक है, अब मान लो लोकसभा की जो मीटिंग हो रही है तो एक अधिवेशन, मतलब जो भी सत्र होता है, अधिवेशन होता है, उसमें 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना जरूरी है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जो दो अधिवेशन हो रहे हैं उनके बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अधिवेशन को जैसे अब अधिवेशन बुलाया है ना, तो उसके लिए एक गणपूर्ति होनी चाहिए कि बैठक कब स्टार्ट होगी, किस कंडीशन में बैठक स्टार्ट होगी। तो जो सदस्य संख्या है ना लोकसभा की, उसके कम से कम 1/10 लोग आएंगे। जैसे 100 है तो 10 लोग आएंगे तभी बैठक स्टार्ट होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो कोरम कितना होगा, 1/10। आपको ये सब याद रखना है। थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देख ले, क्योंकि वहाँ तक तो हमने सब देख लिया क्या कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष होता है, सभापति का 5, लोकसभा का 5 साल। ठीक है, योग्यता देख ली, सर जो वेतन है वो देख लिया, शपथ देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा डिटेल से, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, तो जब पहला लोकसभा का चुनाव होता है और पहली मीटिंग होती है तो उसमें लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लोकसभा का जब तक कार्यकाल है तब तक लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन लोकसभा के विघटन होने के बाद भी जब तक नई लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता, नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता, लोकसभा का नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता, तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को पहले अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ना है पद, तो कैसे करेगा वो, या तो त्यागपत्र दे देगा, किसको, उपाध्यक्ष को, या किसी को हटाना है ना, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, संकल्प के द्वारा। ठीक है,
किसके द्वारा हटा सकते हैं? संकल्प के द्वारा। तत्कालीन जो समस्त सदस्य हैं लोकसभा में, उस समय तत्कालीन समय में जितने भी सदस्य संख्या होगी उसके बहुमत से हटाएंगे। ठीक है, लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य संख्या होगी उसके बहुमत से ही हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हटाना है तो आज सोचे और कल हटा दिए, ऐसा नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने से पहले 14 दिन पहले उसे क्या करना होगा? सूचना देना होगा। जैसे मैंने बताया था राष्ट्रपति के महाभियोग में, उपराष्ट्रपति के संकल्प में, सेम वैसे ही यहाँ भी 14 दिन पूर्व क्या करना है? सूचना देना होगा। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये तो हो गया। और क्या फैक्ट याद रखने हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह अपने पद की शपथ नहीं लेता। बार बार पूछता एग्जाम में, इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपने पद की शपथ नहीं लेता, वह सांसद के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसके बाद जब चुनाव हो जाता है तो वो कोई अलग से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे, बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। तो क्या क्या कार्य करते हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है? तो 108 में है। ठीक है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है धन विधेयक। तो धन, जैसे कोई बिल आता है लोकसभा में, रखा जाता है, प्रस्तुत होता है, तो वो बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक का प्रावधान 110 में है। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। धन विधेयक पर निर्णय कौन देता है? धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है? जब लोकसभा में किसी भी बिल पर वोटिंग होती है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो नॉर्मल वोटिंग में भाग नहीं लेता, वो वोट नहीं देता है ना। लेकिन कभी ऐसी अगर कंडीशन आ गई कि पक्ष में विपक्ष में दोनों में बराबर बराबर, मतलब 50-50 वोट पड़े, है ना फैसला ही नहीं हो पा रहा है, पारित ही नहीं हो पा रहा है कोई बिल, तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास कास्टिंग वोट का अधिकार है। ठीक है, तब वो अपना निर्णायक मत देगा, चाहे वो पक्ष में दे चाहे विपक्ष में दे। ठीक है, या तो बिल पास होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो कास्टिंग वोट कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष। नॉर्मल वोट नहीं देता। जब ऐसा कंडीशन आ गया तभी वो निर्णायक मत देगा, अपने मत का प्रयोग करेगा, उसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, अगर मान लो जो प्रक्रिया चल रही है, संसद में कार्रवाई हो रही है लोकसभा में, और कोई भी प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें विवाद हो गया तो विवाद में अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ठीक है, अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। अगर कोई भी सदस्य है, ठीक है, मान लो मीटिंग चल रही है और लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं मान रहा है, आज्ञा नहीं मान रहा है, सदन की कार्रवाई में बार बार बाधा डाल रहा है, तो उसकी सदस्यता को सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के पास इतना पावर होता है कि अगर मान लो कोई सामने वाला मीटिंग में बाधा डाल रहा है, कार्रवाई अच्छे से होने नहीं दे रहा है, आज्ञा ही नहीं मान रहा है, तो उसकी सदस्यता को टेम्पररी जो भी सस्पेंड कर सकता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आपको इतने याद रखने हैं। और एक आध दो पॉइंट, जैसे लोकसभा में किस आधार पर सीट का आवंटन होता है? तो जनसंख्या के आधार पर। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर सीट का आवंटन होता है। ठीक है, और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और वर्तमान में कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे यूज़फुल आपके लिए वीडियो बना सकूं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये कॉन्स्टी का क्विक रिवीजन है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जब भी आपको एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का हो, किसी का भी हो, और तुरंत संविधान को रिविज़न करना है, तो कम से कम ये फैक्ट आप याद रख सकें। आप जब भी चाहे सुन सकते हैं और हर एग्ज़ाम में जाकर अपनी तैयारी, मतलब फील कर सकते हैं कि तैयारी हो गई, और मैं कॉन्स्टी का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और डिटेलिंग वाली वीडियो इसके बाद ही बनेगी, जब ये पूरा क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू। और इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर जाकर ले सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।